हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं अनूप विश्वकर्मा फिर से आपके पास लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चालन के बचे हुए बाकी अन्य टॉपिकों को, जो कि आज इस वीडियो में समाप्त हो जाने वाला है। तो आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। तो चलिए आज जो है पढ़ने वाले हम लोग वैद्युत चालन। तो वैद्युत चालन में हम लोगों ने विशिष्ट प्रतिरोध तक पढ़ लिया था, उनके नियम की व्युत्पत्ति भी कर लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना था विशिष्ट प्रतिरोध और धारा घनत्व, सॉरी, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध पढ़ना है हमको इस टॉपिक में। तो क्या पढ़ना है हम लोगों को? विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। क्या पढ़ना आपको? विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध पढ़ना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध होता क्या है। तो अच्छा, विशिष्ट चालकता का सूत्र आपने पढ़ी है ना? विशिष्ट चालकता और विशिष्ट चालकता बराबर आपने पढ़ा सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, पढ़ा ना? और रो इज इक्वल टू आपने पढ़ा है, क्योंकि रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपान में एल। तो 1/ρ इज इक्वल टू ये पलट जाएगा, तो आपको मिलेगा सिग्मा इज इक्वल टू L/RA, एल अपान आर ए मिलेगा। जहां आप पढ़े हो R इज इक्वल टू V/I। ठीक है, तो 1/R है तो इसके स्थान पर हम I अपान भी पुट कर देंगे, तो I ऊपर हो जाएगा, V नीचे हो जाएगा, तो IL अपान VA। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो A भाग में इधर आएगा, गुणे में, नहीं इसको पढ़े रहने दो ऐसे ही। तो सिग्मा इज इक्वल टू आई और ए को इसके नीचे कर दो, आई अपान ए हो जाएगा। ठीक है, इंटू एल अपान वी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपान क्यू। वी इज इक्वल टू आपने पढ़ा है डब्ल्यू अपान क्यू। ठीक है, तो वी के स्थान पे पुट कर देता हूं मैं डब्ल्यू अपान में क्यू, क्यू घूमकर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा सिग्मा इज इक्वल टू आई अपान ए, क्या है पढ़े रहने दो, अभी आई अपान ए को पढ़ा रहने देता हूं, इंटू क्यू ऊपर जाएगा तो एल इंटू क्यू अपान डब्ल्यू को लिख सकते हो आप एफ इंटू एल, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, डब्ल्यू बराबर क्या पुट कर दिया मैंने? एफ इंटू एल पुट कर दिया। ठीक है, एल से एल हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, एफ है भाग में, इधर आएगा गुणे में, तो सिग्मा इंटू एफ, क्यों ऊपर है गुणे में, नीचे आएगा इधर भाग में हो जाएगा, इज इक्वल टू आई अपान ए। देखो आई है क्या? धारा है बटे क्षेत्रफल। मैंने बताया था ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व तो कहते हैं, जिसको किससे लिखते हैं? जे से लिखते हैं। एफ अपान क्यू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो सिग्मा ई इज इक्वल टू, इसके स्थान पर आप क्या रख दोगे? धारा घनत्व यानी कि जे रख दोगे, तो आपको जे इज इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा ई। ये हो गया धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में संबंध हो गया। ठीक है, चलिए तो इसका जो है आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए चला जाए आगे की ओर। अगला टॉपिक है अपना प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर
निर्भरता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध ताप पर कैसे निर्भर करता है। आपको याद हो तो मैंने एक सूत्र पढ़ाया था आपको, जब ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर रहा था तो वहीं पर बताया था कि R इज इक्वल टू क्या है, तो बताया था आपको कि R इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपान R इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये एम एल था ना खाली, एम एल अपान एम एन ई स्क्वायर टाउ ए बताया था आपको, टाउ ऐसे होता है। ठीक है, ये बताया था फार्मूला आपको मैंने। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले से हम आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हमको दिखाना है कि प्रतिरोध ताप पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है इस चीज को समझना है हम लोगों को आज। ठीक है, तो यहां से R इज प्रोपोर्शनल टू, इसको नियत मान लो, इसको नियत मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, ये सारे नियतांकों को रिमूव करोगे तो सिर्फ बचेगा 1 बाई क्या आपके पास, टाउ बचेगा। 1 बाई क्या बचेगा, टाउ बचेगा, जहां टाउ श्रांति काल है। ठीक है, जहां टाउ क्या है, श्रांति काल है, श्रांति काल है टाउ। अब टाउ श्रांति काल है तो श्रांति काल एक प्रकार का टाइम है। ठीक है, और टाइम बराबर होता क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, अर्थात मैं टाउ बराबर लिख सकता हूं दूरी, यानी कि एक टक्करों के बीच लगा समय है तो टक्करों के बीच लगी चली गई दूरी को, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को आप बोलते हो क्या, याद करो, माध्यम मुक्त पथ, जिसको किससे लिखते हैं, लेमडा से लिखते हैं। ठीक है, और बटे बीच की दूरी, बीच का जो चाल है अनुगमन वेग, जिसको आप बीडी से लिखते हो, किससे लिखते हो, वीडी से लिखते हो। ठीक है, या वेग है तो वी से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। टाउ की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमको मिलेगा आर इज प्रोपोर्शनल टू, टाउ की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यहाँ 1 बाई टाउ है तो पलट जाएगा, वी अपान लेमडा हो जाएगा। ठीक, आर इज प्रोपोर्शनल टू वी अपान लेमडा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब पदार्थ के, ठीक है, जब ताप में वृद्धि होगा तो उसके उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वेग में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, चालक का ताप, नहीं, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग, इलेक्ट्रॉनों का वेग, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ताप के वर्गमूल के कैसा होता है, समानुपाती होता है, अर्थात v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी होता है, v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट क्या होता है, t होता है। ठीक है, और जब v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी है और r इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, v है, मतलब r जो है v के समानुपाती है और v ताप के समानुपाती है, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि r इज प्रोपोर्शनल टू v इज प्रोपोर्शनल टू रूट t, अर्थात r इज प्रोपोर्शनल टू रूट t। ठीक है, इसका मतलब ताप भी, प्रतिरोध भी क्या है, ताप के वर्गमूल के समानुपाती, अर्थात किसी चालक का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर घट जाएगा तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको डिफाइन कैसे कर देंगे, डिफाइन करने के लिए सीधा सीधा लिखेंगे क्या, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध ताप के, ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और ताप घटने पर चालक का प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। तो अब हमको पढ़ना है वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति पढ़ना है। चलिए, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। तो चलिए, वैद्युत ऊर्जा क्या है इसको पहले समझते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में, जैसे वैद्युत परिपथ है ना, ये एक तार है जिसमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और इसके सिरों के बीच हम एक सेल लगाएं, तो ये सेल क्या करेगा, इस तार में ऐसे धारा प्रवाहित कराएगा, ठीक है। तो धारा प्रवाहित कराने में इस सेल की कुछ ऊर्जा व्यय हो जाती है। क्यों? क्योंकि तार में कुछ प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध के विरुद्ध इसको कार्य करना पड़ता है आवेश को ट्रांसमिशन करने में, ठीक है। तो आवेश को ट्रांसमिशन करने में जो कार्य ये करती है सेल, उस कार्य को करने में इसकी जो ऊर्जा व्यय होती है, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने में किए गए कार्य में व्यय ऊर्जा को ही वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने के लिए, आवेश को प्रवाहित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं कहते हैं, ठीक है। तो किसी वैद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी परिपथ में आवेश को प्रवाहित कराने में, ठीक है। तो आपने वैद्युत विभव पढ़ के रखा है ना, वैद्युत विभव, ठीक है। देखो एक्चुअल में सेल करता क्या है, जैसे इस रेजिस्टेंस में इसको धारा प्रवाहित कराना, आवेश प्रवाहित कराना, तो सेल क्या करता है, इसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है, विभवांतर उत्पन्न कर देता है, जिस विभवांतर की वजह से इस प्रतिरोध के अंदर विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, और वो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है, बल लगता है, वो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गतिमान हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सेल धारा को प्रवाहित करवाता है, ठीक है। तो अब जो है विभवांतर लगाने की वजह से धारा प्रवाहित हो रहा है, इसलिए मैं वैद्युत विभव का सूत्र यूज कर रहा हूं। क्या होता है, V बराबर W अपान Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। अच्छा, आपने Q बराबर क्या पढ़ के रखा है, Q बराबर पढ़ के रखा है जहां Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है, IT। अतः मैं कह सकता हूं कि W बराबर V इंटू IT इज इक्वल टू हो जाएगा आपको W बराबर VIT हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा। अच्छा, V बराबर आपने क्या पढ़ा है, जहां आपने पढ़ा V बराबर IR, V बराबर क्या पढ़ा है, IR। अतः मैं कह सकता हूं कि W बराबर V के स्थान पे मैं अगर R इंटू आई लिखूं, इंटू IT लिखूं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो W बराबर I गुणे I हो जाएगा, I स्क्वायर R है तो R इंटू T हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक काम करो, I इक्वल टू आपने V अपान R पढ़ा है ना, ठीक है। तो पुट कर देता हूं, जहां होता क्या है, I इज इक्वल टू V अपान R भी होता है। I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान R होता है। तो यहाँ W है तो W बराबर V, तो V इंटू I के स्थान पे V अपान R इंटू T है, इंटू T लिख लो। V गुणे V क्या हो जाएगा, W बराबर V स्क्वायर अपान R इंटू T हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है परिपथ में वैद्युत शक्ति के लिए कुछ फार्मूले। वैद्युत शक्ति के लिए क्या हो जाते हैं ये कुछ फार्मूले, और टोटल फार्मूले बने क्या आपके, V बराबर सबसे पहले क्या मिला आपको, V बराबर सबसे पहले मिला आपको VQ, W बराबर क्या मिला, VQ। फिर क्या मिला आपको, VIT मिला। फिर क्या मिला आपको,
फिर मिला आपको आई स्क्वायर आर टी मिला, फिर उसके बाद क्या मिला आपको, तो उसके बाद मिला वी स्क्वायर अपान आर इंटू टी मिला। तो ये हो गया वैद्युत शक्ति के कुछ सूत्र जो कि किसमें है, जूल में है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हमको पढ़ना है वैद्युत ऊर्जा, ये सॉरी ऊर्जा तो हो गया, शक्ति पढ़ना है हम लोगों को। क्या पढ़ना है, वैद्युत शक्ति पढ़ना है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा हो गया, अभी शक्ति बचा हुआ है भाई। चलिए, तो वैद्युत शक्ति पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं, वैद्युत शक्ति। ठीक है, वैद्युत शक्ति, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है शक्ति, कार्य करने की दर होती है शक्ति ना, ये तो आपने बहुत पहले ही पढ़ा है। तो वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को, क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक, दर का मतलब होता है बटे में टाइम, दर लिखा है इसका मतलब बटे में टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षय होने की दर है, तो सूत्र को कैसे बनाएंगे हम लोग, P शक्ति को लिखते हैं, P से पावर हो गया। ठीक है, पावर P हो गया इज इक्वल टू किसका क्षय, ऊर्जा क्षय होने की दर है, तो ऊर्जा को यहाँ W से लिखेंगे, इनटू क्षय होने की दर, दर है तो बटे में समय, क्योंकि क्षय दर का यूज आ जाए तो समझ जाओ टाइम के रेफरेंस में कार्य हुआ है, टाइम के साथ ऊर्जा क्षय हो रही है। ठीक है, तो P बराबर क्या हो गया आपका, W अपान टी हो गया। ठीक, W की वैल्यू सारी यहाँ पुट कर डालो, आज W की जितना वैल्यू आपने पढ़ा है वो सारी की सारी पुट कर दो। तो आपने पहले क्या पढ़ा, P बराबर आपने पढ़ा वी आई टी अपान में T से T कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा P बराबर वी आई मिल जाएगा। P बराबर क्या मिल जाएगा, वी आई वाट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या क्या होता है, वाट होता है। अच्छा, V बराबर फिर से पुट कर दो, आप वैल्यू क्या जानते हो, जहां जहां V बराबर आप जानते हो आई आर, तो आपको P इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V के स्थान पे आई आर इंटू आई लिखोगे तो P बराबर हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर। P बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा I इज इक्वल टू वी अपान आर पढ़ा है ना, जहां जहां I इज इक्वल टू होता है V अपान आर, तो यहां फिर से पुट करो जरा, तो P बराबर मिलेगा V इंटू आई के स्थान पर V अपान आर, V अपान आर तो गुणा करेंगे तो P बराबर V गुणे V क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। ठीक है, V स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके शक्ति के कुछ फार्मूले जो कि इस प्रकार से हैं। शक्ति के ये फार्मूले कैसे हैं, इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से हैं, तो ध्यान से देखिएगा। P बराबर है सबसे पहला फार्मूला वी आई, ठीक है, बराबर क्या है आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर बराबर क्या है वी स्क्वायर अपान आर। अलग अलग कंडीशंस में वैल्यू के हिसाब से अलग अलग सूत्र का यूज करेंगे और सारे सूत्र की जो वैल्यू आने वाली किस में आने वाली है, वाट में आने वाली। अच्छा, अगर आपसे शक्ति की बीमा पूछ ले, शक्ति की बीमा अगर आपसे पूछी जाए तो क्या करेंगे, तो शक्ति क्या होता है, P बराबर W अपान टी ना, P बराबर W अपान टी। तो P की बीमा, P की बीमा क्या हो जाएगी भाई, P की बीमा, तो P यानी शक्ति की बीमा, W की बीमा क्या होती है ML2T माइनस 2 होती है, अपान में T है तो T की बीमा TA होता है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ML2T की घात 1 है, ऊपर जाएगी -1, तो ML2T माइनस क्या मिलेगा 3, क्योंकि -1 ऊपर जाएगा तो फिर 1 है ऊपर जाएगा -1 और -2 पहले से, दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, -3 हो जाएगा।
ठीक है, तो बीमा मिल जाएगी Ml2T-3, शक्ति की बीमा भी आ गई आपकी। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका जो है m गैस प्रणाली में तो जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, W का मात्रक जूल बटे टाइम का मात्रक सेकंड, जूल प्रति सेकंड, या कह सकते हैं इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, तो इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चला जाए आगे। देखिए एक कंडीशन और है थोड़ी सी, कभी कभी क्या होता है कि जब किसी वायर्स में ना अधिक देर तक धारा प्रवाहित कराते हैं तो वो वायर गर्म हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो है जब हम धारा प्रवाहित कराते हैं चालक में तो चालक का प्रतिरोध होता है, वो धारा प्रवाह का विरोध करता है। तो जैसे तुम जो है अगर किसी रास्ते में जा रहे हो और तुमको कोई रोके, ओए इधर से नहीं जाना है, तो तुम क्या करोगे, उससे टाइट हो जाते हो ना, बच्चा जाएंगे तो हम आज इधर से जाएंगे, देखते कौन रोकता है हमको। ठीक है, तो देखते हैं कौन रोकता है, अगर वो फिर भी रोका तो फिर जबरदस्ती क्या करोगे, दम धक्का उक्का दोगे उसको, फिर जाओगे, तो तुम्हारी कुछ ऊर्जा धक्का उक्का देने में व्यय हो जाएगी कि नहीं व्यय हो जाएगी, और उसी व्यय हुई ऊर्जा के कारण ही आप और उसमें दुश्मनी का माहौल बन सकता है। ठीक है, गर्मी गर्मा हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन चलता है किसी चालक में, जब क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है किसी चालक में, यानी आवेश प्रवाहित होता है किसी चालक में, तो उसका जो प्रतिरोध है चालक का, वो प्रवाह होने का विरोध करता है। तो जो आवेश है उस विरोधी बल के विरुद्ध कार्य करता है और उसमें उसकी कुछ ऊर्जा व्यय हो जाती है, कुछ ऊर्जा क्या हो जाती है, व्यय हो जाती है, और वही व्यय हुई ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ऊष्मा के रूप में, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जब किसी चालक में, जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, तो आवेश का प्रवाह होता है तो चालक का प्रतिरोध आवेश प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, तो क्या करता है, चालक का जो प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या करता है, चालक का प्रतिरोध आवेश प्रवाह का विरोध करता है, आवेश प्रवाह का विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ ऊर्जा व्यय हो जाती है, जिससे जिससे कुछ वैद्युत ऊर्जा व्यय हो जाती है, जिससे कुछ वैद्युत ऊर्जा ऊर्जा व्यय हो जाती है, व्यय हो जाती है। ठीक है, और व्यय हुई विद्युत ऊर्जा, व्यय हुई विद्युत ऊर्जा, व्यय हुई विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो जाती है, तो व्यय हुई विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है, व्यय हुई विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है, ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो ना कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो जो ऊर्जा यहाँ पे व्यय होती है वही ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है किसमें, तो वही ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है ऊष्मा में। कितनी ऊष्मा जनरेट होती है, तो ध्यान से देखिए, 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए 4.2 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना कार्य, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर 4.2 जूल कार्य। ठीक है, 4.2 जूल कार्य, तो 1 जूल कार्य बराबर कितनी ऊष्मा होगी, ये गुणे में इधर आएगा भाग में, तो 1/4.2 कैलोरी, कैलोरी बराबर हो जाएगा आपका 1 जूल। तो डब्लू जूल कार्य में कितनी ऊष्मा आएगी, दोनों तरफ डब्लू से गुणा कर दो, तो W/4.2 बराबर 2 कैलोरी, कैलोरी बराबर हो जाएगा डब्लू जूल, बराबर हो जाएगा डब्लू जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम किससे लिखते हैं, H से लिखते हैं। अतः अतः जनरेट हुई हीट H बराबर क्या हो जाएगा, W/4.2 कैलोरी,
ठीक है, 4.2 कैलोरी हो जाएगा आपका। ठीक है, डब्लू की जो वैल्यू आपने पढ़ी है ना वो पुट कर दो। एच बराबर डब्लू बराबर क्या पढ़ा आपने, वी क्यू पढ़ा, तो वी क्यू अपान में 4.2 मिल जाएगा आपको। अच्छा, फिर आपने क्यू बराबर आई टी रखा था तो डब्लू बराबर वी आई टी हो जाएगा बटे में 4.2। फिर आपने वी बराबर क्या रखा था, आई आर रखा था। ठीक है, तो ये आई स्क्वायर आर टी हो गया था, तो v के स्थान पे आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर आर टी अपान में 4.2 हो जाएगा। फिर आपने क्या किया था, आई इज इक्वल टू वी अपान आर रख दिया था, तो ये हो गया था वी स्क्वायर टी अपान में 4.2 आर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे उत्पन्न ऊष्मा के विभिन्न फार्मूले, ठीक है, कैलोरी में। ठीक, तो इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आगे अपना क्या है, प्रतिरोधों का समायोजन पढ़ना है हम लोगों को। प्रतिरोधों का क्या पढ़ना है, समायोजन पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूं, मिटा देता हूं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रतिरोधों का समायोजन। प्रतिरोधों का समायोजन, ठीक है, तो प्रतिरोधों का जो समायोजन है वो भी जैसे संधारित्र का समायोजन दो प्रकार से होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रतिरोधों का भी समायोजन कितने टाइप से होता है, दो प्रकार से होता है। ठीक, कैसे दो प्रकार से है, तो ध्यान से समझिए। रेजिस्टेंस है क्या, एक रेजिस्टेंस का मैं प्रतीक चिन्ह बना देता हूं, ये एक रेजिस्टेंस का प्रतीक चिन्ह ये है। ठीक है, दूसरे रेजिस्टेंस का प्रतीक चिन्ह ये है। अगर मैं क्या करूं, मेरे पास जोड़ने के दो ऑप्शन, इस रेजिस्टेंस का ना ये पहला सिरा हो गया, इसका ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला सिरा है, इसका ये दूसरा सिरा हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ने का दो तरीका है, इनके पहले के पहले से जोड़ दो, दूसरे को दूसरे से जोड़ दो। तो जब पहला पहले से जुड़ेगा, दूसरा दूसरे से जुड़ेगा, तो इस प्रकार का समायोजन समांतर समायोजन हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर इसको दूसरे तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है, इसके दूसरे को इसके पहले से जोड़ दो, तो इस प्रकार का समायोजन श्रेणी समायोजन हो जाएगा। ठीक है, तो समायोजन कितने टाइप्स के हो गए, दो टाइप्स के, एक हो गया समांतर और एक हो गया श्रेणी। तो चलो पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी समायोजन। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं क्या, प्रतिरोधों का श्रेणी समायोजन। तो प्रतिरोधों के समायोजन में नंबर एक है श्रेणी समायोजन, श्रेणी समायोजन। ठीक है, अब श्रेणी समायोजन क्या है भैया, ध्यान से देखिए, मैंने अभी अभी बताया ना कि एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है। ई वाले का नाम R1 रख देते हैं, इसका R2 और इसका R3, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3। ठीक है, अब देखो इसका इधर का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला, ये दूसरा, इसका ये पहला, ये दूसरा। अब हम इसके दूसरे को इसके पहले से जोड़ देंगे, इसके दूसरे को इसके पहले से जोड़ देंगे। ठीक है, तो मैंने किया क्या, पहले प्रतिरोध के यदि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दें, पहले सिरे से जोड़ दे, तो इस प्रकार के समायोजन को श्रेणी समायोजन कहते हैं। तो इस प्रकार के समायोजन को श्रेणी समायोजन कहते हैं, श्रेणी समायोजन कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के समायोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी समायोजन कहते हैं। अब ध्यान देखिए, इसके सिरों के, ये जो खाली सिरा है, ये खाली सिरा है, इसके बीच में हम लगा देंगे एक सेल, लगा देंगे एक सेल, और इस सेल का वोल्टेज कितना है, V वोल्टेज है। तो आपको याद है ना, मैंने बताया था श्रेणी श्रेणी क्रम में विभव
परिवर्ती और आवेश समान होता है तो इसमें धारा समान होती है। ठीक है, तो क्या होता है, क्रम में विभव परिवर्ती होता है, विभव परिवर्ती होता है। ठीक है, और धारा समान प्रवाहित होती है। धारा सभी उपकरणों में समान प्रवाहित होती है, क्यों समान प्रवाहित होती है, क्योंकि धारा के लिए एक का रास्ता है जाने के लिए, तो जितनी धारा है उसी रास्ते से गुजरेगी। ठीक है, इसलिए धारा समान प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसमें से अगर आई एम्पियर की धारा यहां से चली तो सब में से कितने एम्पियर की धारा जाएगी, आई एम्पियर की। अब वोल्टेज बढ़ जाता है, इसके सिरों के बीच वोल्टेज अलग हो जाएगा, तो मान लेते हैं R1 के सिरों के बीच वोल्टेज कितना आ गया, V1, और R2 के सिरों के बीच वोल्टेज कितना आ गया, V2 आ गया। ठीक है, और R3 के सिरों के बीच वोल्टेज कितना आ गया, तो V3 आ गया। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज था ये तीन हिस्सों में बट गया, V1, V2, V3 के रूप में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि V ही बटा तीन हिस्सों में। ठीक है, V बट गया है तीन हिस्सों में, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो V बराबर होता क्या है, V बराबर होता है IR। कहाँ मिला, ओम के नियम में मिला, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR होता है। रख दो यहाँ पे, तो IR हो जाएगा। जहां V1 है उसका प्रतिरोध कितना है, R1, उसमें धारा कितनी बह रही है, I बह रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा V1 के स्थान पर IR1, और V2 के स्थान पर IR2, और V3 के स्थान पर क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। ठीक है, I तीनों में कॉमन है, I को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा, I से I कैंसिल, तो R बराबर आ गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। ये हो गया प्रतिरोधों के श्रेणी समायोजन का फार्मूला। आएगा किसमें, तो ओम में आएगा। किसमें आएगा, ओम में वैल्यू आने वाली इसकी। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं नेक्स्ट संयोजन की ओर। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर समायोजन। ठीक है, ये श्रेणी हो गया भैया, अब हमको पढ़ना है क्या, समांतर समायोजन। समांतर समायोजन। ठीक है, तो क्या पढ़ना है आपको, समांतर समायोजन किसका, प्रतिरोधों का। ठीक है, तो समांतर समायोजन में क्या होता है, मैंने बताया ना, पहले सिरे को पहले से जोड़ना दूसरे वाले के, और दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ो, तो इस प्रकार के समायोजन को क्या कहते हो, समांतर समायोजन कहते हो। ठीक है, तो लो ऐसे हमने जोड़ दिया इनको। ठीक है, तो ऐसे जोड़ेंगे तो ये प्रतिरोध आपका R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका इधर का सबका पहला सिरा होता है, उधर का दूसरा होता है, इधर का पहला, इसका पहला, इसके पहले से, इसके पहले से। ठीक है, और इनका पहला इसका दूसरा इसके दूसरे से जुड़ा है, और इसका दूसरा इसके दूसरे से, अर्थात सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे आपस में जुड़ गए हैं और सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे आपस में जुड़ गए हैं, तो इस प्रकार के समायोजन को क्या कहते हैं हम लोग, समांतर समायोजन कहते हैं। तो डिफिनीशन कैसे बनाएंगे, यदि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हो, के दूसरे सिरे से जुड़ा हो तथा पहले प्रतिरोध का
प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा सिरा, ये क्या हो गया यार, मैंने क्या लिख दिया, यदि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, ठीक है, पहले सिरे से जुड़ा हो, सिरे से जुड़ा हो तथा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हो, दूसरे सिरे से जुड़ा हो, जुड़ा हो तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के समायोजन को क्या बोलते हैं, समांतर समायोजन कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के समायोजन को क्या कहेंगे, समांतर समायोजन। किस प्रकार के, तो यदि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तथा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का, ये क्या हो जाता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के समायोजन को कैसा समायोजन बोलेंगे, तो समांतर समायोजन कहते हैं। ठीक है, फिर चलिए अब इसके लिए इसमें क्या होता है देख लेते हैं। तो इसमें भी नोट करके कुछ पॉइंट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, तो इसके लिए आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। नोट, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में सभी उपकरणों का वोल्टेज समान होता है, सभी उपकरणों में वोल्टेज समान होता है, में वोल्टेज समान होता है, समान होता है। ठीक है, और धारा क्या हो जाती है, परिवर्ती होती है, और धारा परिवर्ती होती है, परिवर्ती होती है। ठीक है, सभी उपकरणों में से वोल्टेज तो समान जाएगा सभी उपकरणों में, लेकिन उसमें से गुजरने वाली धारा क्या हो जाती है, परिवर्ती हो जाती है। क्यों, क्योंकि धारा अलग अलग परिपथ के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अलग अलग उपकरणों के रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, तो उसमें से बहने वाली धारा भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके यहाँ पे एक सेल लगा दें और सेल V वोल्ट का है, तो सारे उपकरणों में से वोल्टेज समान जाएगा, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। ठीक है, लेकिन इनमें जो बहने वाली धारा, अगर यहाँ से I एम्पियर की धारा यहाँ तक आती थी, यहाँ तक आने के बाद धारा के पास तीन अलग अलग रास्ते हो जाते हैं, तो धारा तीन हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ I1, दूसरी तरफ I2, और तीसरी तरफ कितनी जाएगी, I3 जाएगी। तो धारा तीन हिस्सों में बटी, इसका मतलब I जो था वो बढ़ गया तीन हिस्सों में, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। ठीक है, तो I इक्वल टू तीनों धाराओं को फिर से जोड़ेंगे तो I ही मिलेगा हमको। ठीक है, तो यहां से I इक्वल टू क्या होता है, ओम का नियम फिर से लगाओ जरा, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू वी अपान आर मिलेगा। पुट करेंगे यहाँ पे, तो I के स्थान पर V अपान आर हो जाएगा। ठीक है, I1 के स्थान पे V अपान R1, I2 के स्थान पे V अपान R2, I3 के स्थान पे V अपान R3। ठीक है, V क्यों लिखा मैंने, V1 V2 V3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस समय इस बार वोल्टेज क्या है, सब में V जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए सब जगह V ही लिखा जाएगा। तो V बटे R बराबर, इधर V कॉमन कर लो, तो बचा क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बचा। चलो V से V कैंसिल आउट, तो मिला क्या, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिरोधों के लिए समांतर समायोजन का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो को द एंड करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए आगे चलते हैं। कुछ श्रेणी और समांतर परिपथों से लाभ और हानि को समझ लेते हैं, दोनों में क्या ज्यादा सुटेबल है हमारे लिए और क्यों, किसका उपयोग हम करते हैं घरों में, कहाँ कैसे क्या किया जाता है, इन चीजों के बारे में आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए, पढ़ाई तो बहुत कर लिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
तो देखो जो हमारे घरों का जो उपकरणों का कनेक्शन होता है वो समांतर क्रम में होता है, ठीक है। कौन से क्रम में होता है? समांतर क्रम में होता है। क्यों समांतर क्रम में करते हैं उसको श्रेणी में क्यों नहीं करते हैं? और अगर श्रेणी में कर दिया जाए तो होगा क्या, क्या क्या समस्याएं आने वाली है, ठीक है। आइए इस चीज पर हम जो है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, अगर हमने उपकरणों को श्रेणी में जोड़ के रखा तो श्रेणी में इस प्रकार से जोड़ोगे आप, ठीक है, ऐसे नहीं। मैं रेजिस्टेंस को हटा देता हूं, उपकरणों को ही लगा लेता हूं, ठीक है। तो देखिए श्रेणी में जोड़ने पर होगा क्या, जैसे आपके पास कुछ बल्बे हैं, एक बल्ब ये है, कुछ छोटी बल्ब है, कुछ और बड़ी बल्ब है, ठीक है। और इनको आपने ऐसे श्रेणी में जोड़ रखा है, श्रेणी में ऐसे जोड़ रखा है, और यहाँ पे आपको विद्युत मेंस जोड़ दिया, आपने सप्लाई लगा दी, ठीक है। तो होता क्या है, ई बल्ब का क्षमता अलग होता है, इसका क्षमता अलग होता है, इसका क्षमता अलग होता है, अलग अलग क्षमताओं की ये बल्बे हैं, ठीक है। और अगर आपका इसमें से एक खराब हो जाए, मान लो ई वाला छुटकुआ खराब हो गया, ठीक है। अब आपकी जो धारा है इधर से आ रही है, यहां आई, ठीक है, यहां से सप्लाई कट गया ना बीच से, तो ना धारा इसमें गुजरेगी ना इसमें से गुजरेगी, परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाएगा। खराब कितनी बल्ब हुई आपकी? एक बल्ब हुई। खराब कितनी है? एक। काम कितने नहीं कर रहे? एक को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात ये हो गया श्रेणी का हानि, श्रेणी में जोड़ने से ये हो गई हानि। अच्छा ये खराब क्यों हुआ? खराब इसलिए हुआ क्योंकि इस बेचारे छोटे से बल्ब की क्षमता थोड़ी सी थी, पर इसमें तो पूरे में एक बराबर धारा बहनी है भाई, श्रेणी क्रम है, एक के तार है, तो जितना इसको चाहिए इसको चाहिए इसको चाहिए सबकी मिला के धारा इकट्ठे बहेगी, ठीक है। तो इसमें से ज्यादा धारा गुजर गई, इसलिए बेचारा क्या हो गया? खराब हो गया, ठीक है। तो श्रेणी में क्या होता है, अलग अलग उपकरणों में धारा समान रूप से बहती है, सभी उपकरणों में धारा समान रूप से जाती है, इस वजह से जो उपकरण लगे हैं वो जल्दी से खराब भी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ उपकरण कम धारा वाले होते हैं, कुछ ज्यादा धारा वाले होते हैं, ठीक है। तीसरी बात, और हाँ एक खराब हो गया तो सारे बंद हो गए, ठीक है। चलो तीसरी बात बताते हैं आपको, यहां से जैसे 220 वोल्ट लेकर आए, वो तीनों में अलग अलग बट जाएगा, जैसे इसमें मान लो 100 वोल्ट गया, इसमें 50 वोल्ट गया, बचा कितना? बचा कितना? ठीक है, तो बचा आपका 70 वोल्ट, इसमें कितना पहुंचा? 70 वोल्ट पहुंचा ना। तो ई बेचारा 220 वोल्ट का बल्ब था, यो 220 वोल्ट का था, यो 220 वोल्ट का था, ठीक है। सारे बल्ब 220 वोल्ट के थे, श्रेणी क्रम में होने की वजह से वोल्टेज सब में अलग अलग गए। जब सारे उपकरणों में अलग अलग वोल्टेज जाएंगे तो क्या ये सही से कार्य करेंगे? चाहिए था इसको 220, मिला कितना? 100। इसको चाहिए था 220, मिला कितना? 50। इसको चाहिए था 220, मिला कितना? 70, ठीक है। खाना है आपको 4 रोटी, मिल रही है आधी रोटी, कितना काम करोगे आप बताओ? नहीं कर पाओगे ना, तो इसे ये भी अपना सही से कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तीसरी बात, मतलब नेक्स्ट बात क्या है, अगर हम इसमें यहां एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है, अब इस स्विच को चालू करेंगे तो सब इकट्ठा चल जाएंगे, बंद करेंगे तो सारे इकट्ठा बंद हो जाएंगे। तुम क्या तो चलो काट यहाँ और लगा देते हैं। अब जब हमने इसको बंद किया तो इसके पास जब लाइट ही नहीं जाएगा, करंट में नहीं जाएगा, तो इसको चालू या बंद करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से श्रेणी परिपथ में केवल एक का स्विच काम करता है और एक साथ सारे उपकरण को ऑन और ऑफ किया जाता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें समांतर क्रम की, तो उपकरणों को अभी हम जोड़ने वाले समांतर क्रम में भाई, चलो जोड़ लो। चलो 3 बल्ब हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या हो गया? यही होगा यार, देखो क्या होगा, ठीक है। यहां से सप्लाई दे दिया हमने इसको, ठीक है। अब क्या होगा, इधर से जब धारा आएगा तो कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ जिसमें जितने की जरूरत होगी उतनी धारा जाएगा, ठीक है। वोल्टेज समान, सब में 220 वोल्ट पहुंच रहा है इस बार, सारे उपकरण बढ़िया से काम करेंगे, सबके पास वोल्टेज समान जा रहा है, ठीक है। सब में जिसको जितनी जरूरत है उतनी धारा ले रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें सब में अलग अलग धारा जाएगी, समान वोल्टेज जाएगा, तो उपकरण पहली बात सारे सही से काम करेंगे। यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे तो इससे हम इसी को चालू बंद कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे तो इससे केवल इसको चालू बंद किया जा सकता है, और यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे तो इससे केवल इसको चालू बंद किया जा सकता है। अर्थात तुमको जिसकी जरूरत है चलाने की उसको चलाएंगे, जिसकी नहीं जरूरत है उसको बंद रख देंगे, ठीक है। तो ये होता है समांतर क्रम में
लाभ हो। ठीक है, पहली बात तो सब में धारा अलग अलग जाएगी, जिसके जितनी जरूरत है आवश्यकता के अनुसार उस परिपथ से धारा जाएगी, तो वो उपकरण जल्दी से खराब नहीं होगा। वोल्टेज सही से मिल रहा है, काम सुचारू रूप से करेगा। सबके लिए अलग अलग स्विच लगा के आवश्यकता के अनुसार ही चालू बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया समांतर क्रम में लाभ। ठीक है, चलिए फिर अब जो है ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ा चैनल वैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर दिया करिए। ठीक है, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिए।